हमारी बॉडी के अंदर पानी की जो इतनी ज़्यादा परसेंटेज है, उसके कुछ मेजर रीजंस आज हमने देखी कि अगर पानी ना होता, एक तो हमारे ऑर्गन्स ने रगड़ खा के वैसे ही कटे फटे हो जाना था, वो खराब हो जाने थे। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बच्चे, वो नहीं हो सकते थे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाना था। तीसरा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाना था, जल्दी से बाहर थोड़ी सी गर्मी हुई, हमारा टेम्परेचर इतना हाई हो जाना था कि हमने वैसे ही हमारी डेथ हो जानी थी। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो कि मैं आपको पढ़ाते हुए साथ साथ बताऊंगी। उसके अलावा ये पूरा टॉपिक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने दोनों तरह से इसको प्रिपेयर करना है। जनरल हम ब्रीफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो मेजर पोर्शन है वो किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। कि तमाम जानदारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड क्या है बच्चे? वाटर है। इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि कुछ कम से कम किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये 65% है और ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना है? 89% मौजूद है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ह्यूमन टिश्यूज कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स एंड 85% इन ब्रेन सेल्स। और फिर इवन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल्स में भी वेरिएशन पाई जाती है। जैसे बच्चे, अगर हम अपने बोन सेल्स को देखें तो क्योंकि हमारे जो बोन सेल्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उन फ्लूइड ज़्यादा नहीं होता उनके अंदर, इस वजह से उनके अंदर कितना वाटर मौजूद होता है बच्चे? 20% वाटर मौजूद होता है। लेकिन हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनके अंदर कितना वाटर मौजूद होता है बच्चे? 85% उनमें वाटर मौजूद होता है। Almost all reactions of a cell occur in the presence of water. It also takes part in many biochemical reactions such as hydrolysis of macromolecules, and it is also used as raw material in photosynthesis. उसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं वो सब पानी की मौजूदगी में होते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाइड्रोलिसिस क्या होती है बच्चे? प्रेजेंस, ब्रेकडाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, तो इन सब की ब्रेकडाउन किसकी मौजूदगी में होती है? वाटर की मौजूदगी में होती है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा हम सब जानते हैं बच्चे कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वाटर किसके तौर पर एक्ट कर रहा है बच्चे? रॉ मटेरियल के तौर पर एक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से वाटर फोटोसिंथेसिस में भी रॉ मटेरियल के तौर पर एक्ट करता है। उसके बाद बच्चे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। इसमें कुछ मिसिंग आ रहा है, एन नहीं लिखा हुआ आ रहा है, बट इट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि वाटर हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब कि एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर सारे के सारे सोल्यूट्स ऑलमोस्ट हल हो जाते हैं। तो ये इसकी एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। इसको देखते हैं कि ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर क्यों पाई जाती है। कहते हैं ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज एन एक्सेलेंट वाटर फॉर पोलर सब्सटेंसेस। हम सब जानते हैं बच्चे, अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो ये पोलर होता है, मतलब कि इसमें एक तरफ हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल बन जाता है और ये कौन सा पोल बन जाता है? नेगेटिव पोल बन जाता है। तो इस तरह से वाटर हमारे पास क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। तो इस वजह से जितने भी जो पोलर कंपाउंड्स हैं जो वो इसके अंदर आराम से हल हो जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हमने रूल पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है तो जितने भी हमारे पास पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो इसके अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर इजीली सॉल्व या डिजॉल्व हो जाते हैं।
अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? आयनिक substances when dissolved in water dissociate into positive and negative ions. Non-ionic substances having charged groups in their molecules are dispersed in water. अब यहाँ पर इन्होंने दो केसेस बता दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जनाब अली हमने कौन सी सब्सटेंस की बात की है? आयोनिक सब्सटेंस की। और दूसरी तरफ इन्होंने कौन सी सब्सटेंस ली है बच्चे? नॉन आयोनिक सब्सटेंस। आयनिक सब्सटेंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड, हमारे खाने का नमक, जब इसको वाटर के अंदर ऐड किया जाता है बच्चे, तो ये हमें पता है कि किस में डिसोसिएट हो जाता है? सोडियम और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी आयनिक सब्सटेंस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे बच्चे अगर मैं यहाँ पर एथेनॉल की बात कर लेती हूँ C2H5OH, तो उसमें हमारे पास पता है कि C2H5 पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि हाइड्रोक्सल पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा इसमें जो चार्ज्ड ग्रुप्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं C2H5OH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगी एक तरफ, तो ये C2H5 और दूसरा हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा? हाइड्रोक्सल, मतलब कि ये इथाइल जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सल जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? When in solution, ions and molecules move randomly are in a more favorable state to react with other molecules and ions. It is because of this property of water that almost all reactions in cells occur in aqueous media. तो अब हमने कहा कि जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला तो ये हमने कहा कि सारे का सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और उन वाटर मॉलिक्यूल्स में सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं वो डिसोसिएट हो गए हैं, अलग अलग हो गए, रैंडमली मूव कर रहे हैं। इसी तरह से जब हमने एथेनॉल को डाला तो वहां पर भी हमने देखा कि ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और उसमें इथाइल और हाइड्रोक्सल जो ग्रुप्स हैं वो दोनों सेपरेट आउट हो गए हैं, अलग अलग रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब वो कह कुछ यूं रहे हैं कि जब हमारे पास यहाँ अगर आप कंपाउंड की फॉर्म में देखो तो आयंस जो हैं वो कंबाइंड है, यहाँ पर आयंस डिसोसिएट है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो इस स्टेट में उन्होंने कहा आयंस जो होते हैं वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से जितने भी हमारे सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो किस में होते हैं बच्चे? एक्वस मीडिया। ये हमारे पास क्या है? एक्वस मीडिया। एक्वस का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चे? वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि ये वाटर का सारा पड़ा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है? एक्वस मीडिया। तो अब समझ आई कि हमारी बॉडी के अंदर सारे रिएक्शंस क्यों एक्वस मीडिया में होते हैं? क्योंकि एक्वस मीडिया मतलब पानी में जैसे ही कोई भी कंपाउंड आता है तो उसके आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? Non-polar in cells, all chemical reactions are catalyzed by enzymes which work in aqueous environment. दूसरी बात उन्होंने ये कह दी, पहली बात तो ये कही कि हमारे पास जब कोई भी कंपाउंड होता है उसको वाटर में ऐड करने से वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, डिसोसिएट्स इनटू आयंस, और वो आयंस रैंडमली मूव करते हैं जिसकी वजह से उनका रिएक्शन जो होता है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, दे कैन इजीली रिएक्ट। पहली तो ये रीजन है। दूसरी रीजन यहाँ पर उन्होंने ये कही कि जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं जो इन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, दोज एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडिया, मतलब कि वो पानी की मौजूदगी में काम करते हैं वरना वो काम नहीं करते। तो ये दो रीजंस हो गए जिनकी वजह से हमारी बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं बच्चे? एक्वस मीडिया मतलब के वाटर की मौजूदगी में होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बच्चे? कह रहे हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हेल्प टू मेंटेन द मेम्ब्रेन्स व्हिच मेक कंपार्टमेंट्स इन द सेल। थर्ड में उन्होंने बात कर ली है बच्चे किसकी? नॉन पोलर सब्सटेंसेस की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल किसकी ली है बच्चे? फैट्स की ली है। अब क्योंकि ये पानी के अंदर सॉल्व नहीं होते तो इस वजह से बच्चे ये अगर मेरे पास
सेल है तो सेल के अंदर ये सारे का सारा क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है और बाकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई है, यहाँ पर सारा वाटर और सारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे होते हैं। अब ये जो इसकी बाहर मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है बच्चे? उन्होंने कहा ये मेम्ब्रेन हमारे पास फैट से बनी हुई होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? फैट से, क्योंकि फैट्स हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इस वजह से ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। दे स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है तो वहां पर स्टेबल रहती है क्या चीज हमारे पास? सेल। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में हेल्प आउट करते हैं कौन? फैट्स, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया, आई एम हाईलाइटिंग दिस। ये हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कई दफ़ा पूछा गया है डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज रोल ऑफ हीट कैपेसिटी। तो ये आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से भी इसको प्रिपेयर करना है। अब हीट कैपेसिटी है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं पहले बच्चे। सपोज कर लेते हैं ये मैंने एक बीकर में कितना वाटर लिया हुआ है? 1 ग्राम वाटर लिया हुआ है। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने उसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, हीट करते करते जब उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पहले टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो हीट जिसकी वजह से 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज हुआ है कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 15 से क्या हो गया? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। उस हीट को उसकी क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर मैंने 100 किलो कैलोरी हीट दी थी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज होके 15 से क्या हुआ है? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 किलो कैलोरी इसकी क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैं फिर से एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन रिवाइज करती हूँ कि वो हीट जो 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दे उसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ 1 ग्राम वाटर को के टेम्परेचर 15 से क्या कर दिया? बढ़ा के 16 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। तो इस हीट को हम क्या कहते हैं बच्चे? हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं? कहते हैं वाटर हैज ग्रेटर एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ऑन टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी आखिर हमें किस तरह से फायदा देती है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1। ये यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। जब भी आपको डेफिनेशन आएगी डिफाइन हीट कैपेसिटी, तो ये जितनी मैं डेफिनेशन हाईलाइट कर रही हूँ ये सारी की सारी आप लिखोगे। ये वही डेफिनेशन है जो अभी मैंने आपको करवाई कि नंबर ऑफ कैलोरीज, हीट यहाँ पर किस यूनिट में ले रहे हैं बच्चे? कैलोरीज में ले रहे हैं। रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर, के 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और ये वैल्यू बताई हुई है कि कितनी है हीट कैपेसिटी बच्चे वाटर की? 1 है। ठीक हो गया। दिस इज बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसकी रीजन बता रहे हैं कि इसकी हीट कैपेसिटी हाई क्यों है। तो उसमें वो बता रहे हैं बच्चे क्योंकि वाटर में हमारे पास एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग है? ये वाली बच्चे कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक और बॉन्डिंग है और वो क्या है? यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ एक और वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक बॉन्डिंग बन जाती है और उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पर हमें 2 तरह के बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। तो इस वजह से पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। समझ आ गई इस चीज की?
अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं बच्चे, वाटर दस वर्क एज स्टेबलाइजर। ये इसका फंक्शन या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस या रोल आ जाएगा हीट कैपेसिटी की वजह से कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप क्या लिखोगे, सिग्निफिकेंस की हेडिंग दोगे और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे कि वाटर दस वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट एंड हेंस प्रोटेक्ट्स लिविंग मटेरियल्स अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। कि क्योंकि पानी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता, इस वजह से बच्चे ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है। देखिए बच्चे, गर्मियों में जैसे शदीद गर्मी हो जाती है, बाहर 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने हाई टेम्परेचर में भी हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। उसको कौन मेंटेन करता है, वाटर उसको मेंटेन करता है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बाहर की सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जनाब अली टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता, टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सर्वाइवल है बच्चे, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाए, मतलब हमें फीवर हो जाए, हमें बुखार हो जाए, ज़्यादा बुखार होने की वजह से आपको कुछ भी हो सकता है, इवन आप डेथ भी हो सकती है। तो हमारी बॉडी के इस टेम्परेचर को स्टेबलाइज कौन करता है, वाटर स्टेबलाइज करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपसे पूछा जाता है डिफाइन हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड व्हाट आर इट्स रोल्स। तो ये आपने अच्छे से करना है। पहले हीट ऑफ वेपराइजेशन का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास होती क्या है। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। अब देखिए बच्चे, ये मेरे पास मैं कहती हूँ वाटर पड़ा हुआ है, 1 ग्राम वाटर किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको हीट दूंगी तो हीट देने की वजह से बच्चे हमें पता है लिक्विड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हीट जिसकी वजह से 1 ग्राम वाटर लिक्विड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बच्चे, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और इसकी आपने वैल्यू भी अच्छी तरह से याद करनी है, दैट इज 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, तो या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 574 कैलोरी पर ग्राम, इस तरह से भी। ठीक है, तो मतलब के वो हीट जो 1 ग्राम वाटर को लिक्विड से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, वेपर्स में, उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। दैट इज अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कि पानी क्या करता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पानी जो है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर चेंज नहीं होने देता। अब होता क्या है बच्चे, वाटर मैक्सिमम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे वाले टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इस तरह से ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड। मतलब कि 1 ग्राम के वेपर्स बनने में जितनी हीट इस्तेमाल हुई है, उस हीट को हम क्या कहते हैं बच्चे, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो एग्जैक्ट इसको भी याद कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने कॉन्सेप्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने में, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने में जो हीट इस्तेमाल हुई, उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। आगे इसकी वैल्यू बताई हुई है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये आपने याद करनी है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर इसके रोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफाइन हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड व्हाट आर इट्स रोल्स या गिव इट्स सिग्निफिकेंट रोल्स। तो आपने ये हेडिंग यहाँ पर दे लेनी है रोल्स की। अब क्या कह रहे हैं, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन।
अच्छा जी, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड और टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज पर्सपायर्ड। अब इन्होंने क्या कहा, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन दो काम करती है। पहला इन्होंने यहाँ पर हमारे पास क्या बता दिया कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है या रेगुलेट करती है। अच्छा जी, और दूसरा इन्होंने यहाँ पर क्या बता दिया कि ये कूलिंग इफेक्ट देती है एनिमल्स में, किसके जरिए से, पर्सपायरेशन। और पर्सपायरेशन किसको कहते हैं बच्चे, पसीना आना। जैसे हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उसके बाद हमें कूलिंग फील होती है। और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, वाटर जो होता है वो उसके वेपर्स लीफ की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये एनिमल्स और प्लांट्स में क्या देता है बच्चे, कूलिंग इफेक्ट देता है और टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इसको जरा एलैबोरेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये क्या बात है, इसको देख लेते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। हम जितना भी बच्चे फूड लेते हैं, फूड की कौन क्या प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर बच्चे, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, और उस एनर्जी को हम अपनी बॉडी के काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जब भी होती है, याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसी वजह से अगर आप गौर करें कि हम नॉर्मल बैठे होते हैं, हमें गर्मी नहीं लग रही होती, हमें बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही होती, लेकिन अगर हम खाना खाएं तो खाना खाते हुए हमें ज़्यादा एनर्जी फील होती है, हमारे फेस के ऊपर स्वेटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा हो रही होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये इस टेम्परेचर को जो कि इंक्रीज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये इसको रेगुलेट करता है। किस तरह से, अगर आप लास्ट लाइन की तरफ देखें तो लिखा हुआ है बच्चे, evaporation of only 2 milliliter out of 1 liter of water lowers the temperature of remaining 998 milliliter by 1 degree centigrade। के अगर उन्होंने कहा हमारे पास वाटर है जी, यहाँ पर कितना वाटर बता रहे हैं, 1 लीटर वाटर बता रहे हैं। ठीक है, और 1 लीटर वाटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चे, 1000 मिलीलीटर होते हैं। जब इसको टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, तो हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उन्होंने कहा इसके जो 2 मिलीलीटर होते हैं, कितने मिलीलीटर बच्चे, 2 मिलीलीटर, वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाते हैं। बाकी पीछे कितने बच गए, 998 मिलीलीटर। लेकिन अब इस 998 मिलीलीटर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर यहाँ पर 1000 मिलीलीटर का टेम्परेचर था 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब जब उसमें से 2 मिलीलीटर वेपर की फॉर्म में चला गया, तो पीछे वाला जो हमारे पास 990 ml वाटर बचेगा, उसका टेम्परेचर अब कितना रह जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से जब भी हीट ज्यादा होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपराइज होकर पीछे टेम्परेचर को क्या कर देते हैं बच्चे, लो कर देते हैं। तो इस तरह से ये टेम्परेचर को लोअर करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में हम जानते हैं कि वाटर जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में। ठीक है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब उन्होंने कहा द रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब वाटर आयनाइज हो जाता है तो फिर वो आयंस दोबारा से मिलकर वाटर भी बना लेते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इन प्योर वाटर इज अबाउट 10 raised power -7 मोल पर लीटर। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखनी है कि इनमें से हर एक की, जैसे कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चे, 10 raised power -7 मोल पर लीटर, और इसी तरह से हाइड्रोक्सिल की कितनी होगी, 10 raised power -7 मोल पर लीटर। The hydrogen and hydroxyl ions affect and take part in many of the reactions that occur in the cell। अब ये वाले जो हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं बच्चे, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर होने वाले बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं।
हिस्सा लेते हैं। असल में ये हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर पीएच चेंज हो जाए तो क्या हो जाता है। अगर पीएच एक पॉइंट भी चेंज हो जाए बच्चे तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा नहीं, या हमारी बहुत सारे सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी का अंदर पीएच का मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो हमें टेम्परेचर हो जाता है, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तबीयत कितनी ख़राब हो जाती है और हम कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो सम टाइम इस फीवर से पैरालिसिस और इस तरह की सीरियस कंडीशंस भी आ जाती हैं, डेथ भी हो जाती है। तो इसी तरह से बच्चे, जैसे टेम्परेचर के थोड़ा सा बढ़ने से हम बीमार हो जाते हैं, हमें फीवर हो जाता है, इसी तरह से पीएच के ऊपर नीचे होने से, पीएच के चेंज होने की वजह से भी हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाते। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए असल में कौन होते हैं बच्चे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर होने वाले बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चे प्रोटेक्शन, जो कि एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है हाउ वाटर प्लेज प्रोटेक्टिव रोल, ठीक है। ये व्हाट आर प्रोटेक्टिव रोल्स ऑफ वाटर, या हाउ वाटर रोल प्लेज रोल इन प्रोटेक्शन। तो ये आपने अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से भी तैयार करना है। कहते हैं वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के इर्द गिर्द वाटर की एक अल्लाह ताला ने लेयर रखी हुई है, जिसको जो कि यहाँ पर किसका काम कर रहा है बच्चे, लुब्रिकेंट की वजह का काम कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं पैदा होती, मतलब कि रगड़ नहीं लगती। जैसे कि बच्चे हमारी आईलिड, हमारी आंख का जो ऊपर वाला कवर है, और हमारी आंख के दरमियान भी लिक्विड अल्लाह ताला ने वाटर रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम अपनी आंख को जितना मर्जी रब कर लें उससे हमारी आंख को कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर इसकी जगह अल्लाह ताला ने वाटर ना रखा होता तो हम आंख को एक दफ़ा रब करते तो हमारी आंख का पर्दा फट जाता, और हमारी आंख के साथ पता नहीं कौन कौन से ऐसे सवेयर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी हर ऑर्गन के इर्द गिर्द बच्चे क्या चीज़ मौजूद है, वाटर मौजूद है, जिसकी वजह से जब दो ऑर्गन एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनमें फ्रिक्शन नहीं आती, उनमें रगड़ नहीं आती, उनमें कोई डैमेज नहीं होता। अदरवाइज हल्की सी रगड़ लग जाए तो वो अच्छे खासे डैमेज हो सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीयर्स प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ आई फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स। वही वाली एग्जाम्पल कि जब हम आईलिड को रब करते हैं तो हमारी आंख के दरमियान में अल्लाह ताला ने लिक्विड की एक लेयर रखी हुई है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ टीयर्स, जो कि आंसुओं की फॉर्म में है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आंख को डैमेज होने से बचाते हैं। वाटर ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, मैंने बताया कि उनके लिक्विड फ्लूइड मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारे उन ऑर्गन्स को रगड़ नहीं लगती। जब भी कोई, जैसे बच्चे अगर कोई आपके पेट में एक पंच मारता है, कोई मुक्का मार देता है, तो डेफिनेट सी बात है आपके अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, रगड़ खाते हैं। लेकिन अगर पानी ना होता तो वो जनाबेली जोर से एक दूसरे के साथ रगड़ खाते और डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि पानी है तो आराम से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर से स्लिप होकर गुजर जाता है और उसको कोई डैमेज नहीं होता। सो दीज आर सम प्रोटेक्टिव रोल्स ऑफ वाटर। और यहाँ से बच्चे आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हमारी पूरी सिमेट्री, हमारे ऑर्गन, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट कितनी खूबसूरत और कितनी साइंस से बनाया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की जो इतनी ज़्यादा परसेंटेज है उसके कुछ मेजर रीजंस आज हमने देखी कि अगर पानी ना होता, एक तो हमारे ऑर्गन्स ने रगड़ खा के वैसे ही कटे फटे हो जाना था, वो खराब हो जाने थे। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बच्चे, वो नहीं हो सकते थे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाना था। तीसरा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाना था, जल्दी से बाहर थोड़ी सी गर्मी हुई, हमारा टेम्परेचर इतना हाई हो जाना था कि हमने वैसे ही हमारी डेथ हो जानी थी। तो ये हमारे पास कुछ रोल्स हैं ब्रीफली जिनको हमने डिस्कस किया है।